यानी क्या? शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस? शेयर खरीदते हैं उसमें लॉस बनेगा वो रहता है, और डिवेंचर में लॉस होने का भी होता है और लॉस भी होता है, और डिवेंचर में लॉस। सचिन बॉन्ड क्या होता है? आज तक बॉन्ड अपने को कुछ % ऑफ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, जैसे मतलब फिक्स रहता है वो। रिटर्न में इसमें डिवेंचर में भी देता है। तो बट डिवेंचर से ज़्यादा सेफ बॉन्ड होता है। अगर सपोज वो लॉस हो रही कंपनी या बंद हो रही है तब भी आपको बॉन्ड में पैसा मिलेगा। कैसे? जो भी उनकी अगर जैसे कुछ लैंड अगर उन्होंने परचेज करके रखी तो उसको सेल करके वो पैसा तो बॉन्ड पे लिखा रहता है जमीन में। बॉन्ड में लिखा होता है कि वर्डिंग स्टॉपर नहीं बोलता। सर पहले उसमें मतलब ये बॉन्ड जो रहता है सर, पहले मतलब उसमें प्रॉपर्टी पे मतलब वो पहले अगर कंपनी को अगर कुछ हुआ तो पहले वो बॉन्ड है ना, थर्ड पर्सन की गारंटी हो जाती है। थर्ड पर्सन की गारंटी रहती है कि पहले हम आपके पैसे देंगे। कोई इंस्टीट्यूट दे, कोई भी दे, वो गारंटी कर देगा जब उसको कुछ सिक्योरिटी मिलेगी। बेसिकली सिक्योर डिबेंचर हो गया है। पहले वो उसके पैसे देते बॉन्ड्स वालों को। सारांश जी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बोलेंगे। सर मतलब जब अपन बिजनेस के पैसे से कुछ नई एसेट खरीदते हैं और अभी उसको वर्किंग में यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो वो न्यू प्रोजेक्ट हो गया। मतलब वो भी हमारे लिए असेट। देखिए असेट साइड में भी 4 हेड रहता है। बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट में असेट साइड में भी 4 हेड मिलेंगे, जिससे लायबिलिटी साइड में 4 हेड होते हैं। वैसे बड़ी कंपनियों में भी असेट साइड में भी 4 हेड होते हैं। एक दो तो मालूम है आपको, करंट असेट और फिक्स असेट। बीच में आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करंट असेट में भी नहीं जाता है, फिक्स में भी नहीं आता है, वो अलग से एक और हेड है। वो डालना है तो उसको करंट में डालिए। भाई मेरे को अगर जरूरत पड़ गई तो मैं पास वाला प्लाट पहले बेच दूँगा। फिक्स असेट के बजाय वो मेरे लिए क्या ज़्यादा आसान है। तो इन्वेस्टमेंट एक अलग से असेट है, और चौथा भी आएगा असेट साइड में। ठीक है, और क्या कल कौन सा ग्रुप कराया था? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दीपक जी एडवांस इनकम टैक्स को एक लाइन में बताइए। इतना सिंपल कर दिया मैंने अकाउंटिंग को, एक्सप्लेन कर दिया कि एडवांस इनकम टैक्स क्या होता है, और उसके लिए एक लाइन, हर ग्रुप के लिए एक लाइन। हर ग्रुप के लिए एक लाइन फिक्स है। करंट असेट और फिक्स असेट में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, सब एक लाइन में कवर कर चुके हैं। बस ठीक है, वहाँ तक आएगी आवाज़। क्या समझ में नहीं आता तो वहीं बैठो, और लेट आने की जगह तो उसको दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। बैठे हम क्या समझा नहीं, सर क्या समझाया जो समझ में नहीं आया। मतलब ये जो आपने बॉन्ड ये सब समझा दें मेरे को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अलग से समझ लेना। अलग से बैठा ना 10 मिनट जाने के बैठा। हाँ तो एडवांस इनकम टैक्स क्लियर। दर्शन की प्रीपेड एक्सपेंसेस बताइए।
सर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो रहते हैं जिसके लिए अपन पे पहले से कर देते हैं उसका बेनिफिट आगे मिलता है। आगे और पहले दोनों समझ में नहीं आ रहा। साल भर चले या चलेगा ही इसके चलेगा। लिए भी एक सिंगल लाइन है, नाइट शेयर ऐसे खर्चे जो इस साल में दे दिए गए मतलब उसका बेनिफिट हमें अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा। तो उन खर्चों को इस साल में खर्चे में नहीं डालते हुए हम क्या में डालते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस में डालते हैं। नॉर्मली ये कौन से हेड में यूज होगा प्रीपेड इंश्योरेंस हेड में, मतलब कौन से लेजर में यूज होगा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जब भी हम करवाएं तो हमें ध्यान रखना है कब से कब तक का होगा। और कोई एक्टिवा का इंश्योरेंस कराया 1000-1500 दिए ना, तो उसमें कोई प्रीपेड कुछ नहीं करना। हमने मार्च में भी पैसे दे दिए, 1500 रुपये इंश्योरेंस कराया, क्या करें आपकी चीज तो आती भले 31 मार्च को भी कराया, 1500 रुपये को भी प्रीपेड में गाय में कुछ नहीं करना। ये जितनी भी हमको जटिल एंट्रियाँ करना है उनमें वर्थ होना चाहिए, मतलब 10-20-50 हज़ार का वर्थ हो तो इधर उधर करो उसको अगले साल पिछले साल। अब 2-4 हज़ार है तो फिर उसका क्या करना है। छोटे मोटे इंश्योरेंस में प्रीपेड और ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं करना, छोटा मोटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भाई ओवर एंड ऑल काय की वजह से कर रहे हैं हम कि हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आता है उससे। भाई मैंने 4 लाख रुपए दिए, जनवरी में इंश्योरेंस कराया तो 3 लाख से मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा अगर इस साल डाल दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए, 3 लाख बड़ा अमाउंट है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा उसके अकाउंट के नियम लगाने पड़ेंगे उसके। 1000-1500 है तो 1000, 2000, 5000 भी कोई, ये सब अकाउंटेंट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या में डाले। ठीक है, प्रीपेड मतलब लोन से एडवांस बढ़ाया आपने, बाकी सैलरी एडवांस हो तो सब आती है आपको, इन्वेस्टमेंट हो गया। अगला ग्रुप लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी एक बड़ा ग्रुप है, जैसे राजवाड़ा को एमपी में नहीं डाल सकते वैसे लोन लायबिलिटी में कोई सा भी लोन नहीं जाएगा। कोई भी लोन होता है उसके 2 नेचर होते हैं, 2 नेचर में डिवाइड करना पड़ता है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में लेजर बनेंगे, लोन लायबिलिटी में सीधे नहीं आएगा। जैसे 4 बड़े ग्रुप कौन से, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी, एसेट, तो इन चारों में एक भी नहीं आएगा लेजर। हमने कोई लेजर बना के एक्सपेंसेस में डाला गया तो डायरेक्ट में डाला या इनडायरेक्ट, असेट में करंट असेट में डाला या फिक्स असेट में। लायबिलिटी वाला कोई लेजर बनाया तो करंट लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी, तो लोन्स लायबिलिटी में लिखिए ऑल टाइप्स ऑफ लोन। taken by us under secured loan, and unsecured loan। मतलब लोन्स लायबिलिटी में 2 ग्रुप आते हैं, सब ग्रुप सिक्योर्ड लोन और अब सिक्योर्ड लोन क्या होता है मिसबा जी? और टाटा फाइनेंस से लिए तो सिक्योर्ड लोन हमारे लिए नहीं होते, सिक्योर्ड लोन देने वाले के लिए। मैंने इनको लोन दिया तो डूबेगा नहीं, क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि उसने कुछ लिया भी तो है सिक्योरिटी। कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके हमने लोन लिया तो वो सारे लोन क्या कहलाते हैं? सिक्योर्ड लोन। तो फिर वो कोई सा टाटा फाइनेंस है तो भी। अब बैंक के लिए हमारे मन में इसलिए विचार रहता है कि बैंक बिना सिक्योरिटी के देती है, इसलिए ऐसा लगता है कि बैंक जो है सिक्योर्ड लोन देती है और टाटा फाइनेंस हाँ वो भी सिक्योर्ड लोन है। कार लोन भी क्या है? सिक्योर। तो कार में तो कोई प्रॉपर्टी रखी नहीं, सर कार का रजिस्ट्रेशन बैंक के पास कार ही गिरवी रहती है,
तो कार हमारी प्रॉपर्टी है ही ऑलरेडी, तो सिक्योर्ड लोन लिखिए। लोन टेकन बाय अस against mortgage of property. Mortgage मतलब गिरवी against mortgage of property. Like बिजनेस का सबसे बड़ा सिक्योर्ड लोन कौन सा है? बैंक ओसीसी पता करा सीसी लिमिट कितनी है? एक का पता है, मतलब पूरा उसने किसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी क्या रखी, गाय के अगेंस्ट में लिए, माल के अगेंस्ट में लिए या संडी रिटर्न, मतलब तो सारी चीज़ें आपको एज बिजनेसमैन आपको ये सब पता होना चाहिए। मेन उस पर ही फोकस करना है, बाकी सब चीज़ों से बाकी लोन में तो मालूम है अपने को, जो नहीं मालूम है उस पर उसका ही पूरा देख के अपने बिजनेस में चल रहा है, कितने का चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हुआ था, उसका सेक्शन लेटर देखो मालूम पड़े। बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, प्लांट एंड मशीनरी लोन, व्हीकल लोन, ये सब क्या है? तो बिना प्रॉपर्टी के हमें कौन लोन देगा भाई, बिना गिरवी के? अंकल कौन से बैंक लोन नहीं देती पर लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन देती बैंक? बताओ, मैं लेना चाहता हूँ। एजुकेशनल लोन देता है। एजुकेशनल लोन बिजनेस में बहुत कैसे ज़्यादा बिजनेस में और एजुकेशनल लोन बहुत में भी क्या interest rate भी है, बहुत 10 ज़्यादा। लाख तक सरकार गारंटी देती है, या फिर आपकी और 10 के ऊपर लेना है नहीं, 10 के ऊपर लेना है तो आपको प्रॉपर्टी रखना पड़ेगी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप लिस्टेड है तो उसमें मिल जाता उससे बैंक को कोई मतलब नहीं। है। दोस्त की क्या कितने 30 लाख का उसको अनसिक्योर्ड लोन है यूको बैंक से। अब पता करना कि क्या रखा उसने। नहीं नहीं रखा कुछ नहीं नहीं। रखा, मेरी भी फ्रेंड आउट ऑफ इंडिया का बता रहा हूँ, इंडिया का नहीं बता रहा। आउट ऑफ इंडिया में होता है कि इसमें टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटी होने लगती है, उससे आपको मिल जाता है। मैंने तो मेरे बालक के लिए किया, क्योंकि उसमें तो लिए उन्होंने, मैंने ट्राई भी करा था, अनसिक्योर्ड कहीं से मिल जाए। अब हो सकता है कोई स्कीम आ गई हो अभी, हाँ हाँ बड़े मतलब वो वहाँ पढ़ रहा है, आकाश से छोटी सिस्टर MBBS है। तो लिखिए अनसिक्योर्ड लोन। Loan taken by us from friends and relatives without giving any security. मतलब मैंने उस समय ट्राई किया था, आज से 2-2.5 साल पहले, कोई मिली नहीं मेरे को, कोई स्कीम नहीं सर मिला। अभी अभी आई है। हो सकता है आपके तो विश्वा जी, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में एक लाइन में अंतर बताइए। ठीक है, लोन लायबिलिटी के बाद अगला ग्रुप। सर जैसे जो बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो तो करंट अकाउंट पे ही मिल जाती है, तो उस पर कहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रखते हैं? एफडी बैंक ओडी ज़्यादा सिक्योर्ड है,
छोटे मोटे मिलेंगे 40-50 हज़ार की आपकी रेपुटेशन पे, सिक्योर्ड है या नहीं? पहले कौन सा होगा? हाँ वो तो जैसे अपने खाते में पैसे आएंगे पार्टी से वो हो जाएगा सेटल। फिर एफडी वाली गारंटी हो जाती है इसमें। 2-4 लाख के पे आए जैसे कि आप, उसमें क्या चाहिए? एफडी चाहिए। अगला मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आगे क्या? एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस और एसेट एसेट भी हो गए। गलत तो नहीं लिखी है? ऐसा कैसे हो सकता है? खर्चा भी और एसेट? डिबेट तो समझ में आता है, एसेट है, मगर ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट इससे खर्चे जो हमारी संपत्ति है, ये भी हो गया। हम भी भीड़ कम करने की सोचेंगे, जब ज़्यादा पैसे अच्छे लोग हैं। हमने पहले भी देखा कि लैंड बिल्डिंग फर्नीचर और कहीं भी जा सकता है। सर अपन ने मतलब खरीदे पर अभी यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमने पहले भी देखा कि लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्स एसेट के अलावा और कहीं भी जा सकता है। तो खर्चे के बारे में भी हमने अभी तक यही पढ़ा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं खर्चे और इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो खर्चे संपत्ति में भी जा सकते हैं क्या? अब तो सब संभव है। यहाँ आने के बाद तो क्या क्या हो गया, सब पॉसिबल है। भी चल रहा था। जरूरी नहीं है कि ओनली लगाएं। तो आप लोग पहले इसका उदाहरण दे चुके हो कल परसों। बिजनेस को स्थापित करते समय लैंड बिल्डिंग फर्नीचर खरीदा, काय में डाला? तो जब ये खरीदोगे तो जब खर्चे भी तो होंगे, फैक्ट्री डालते वक्त खर्चे भी तो होंगे कि नहीं होंगे? मैंने फैक्ट्री डाली और उस पर प्लानिंग करी तो मैं अकेले ही तो सब काम नहीं कर लूँगा। बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट बनाना है, इंजीनियर रखना पड़ेंगे, सबसे पहले तो अकाउंटेंट ही रखना पड़ेगा, स्टेशनरी भी खरीदना पड़ेगी, लोग जाएंगे आएंगे भी, मशीनें खरीदने भी जाएंगे, लेके आएंगे, सारा चौकीदार भी रखना पड़ेगा, बिजली का बिल भी टेम्परेरी सब कनेक्शन लेना पड़ेंगे। तो ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं 31 मार्च तक हो गए, फैक्ट्री अभी चालू नहीं हुई। इन खर्चों को क्या करूँ, डायरेक्ट में डालूं या इनडायरेक्ट? हाँ सारा आ गया सब। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा है। तो जीएसटी का नंबर लिया, पॉल्यूशन का लाइसेंस लिया, मतलब ये सारे खर्चे तो फैक्ट्री चालू नहीं होगी उसके पहले हो जाएंगे। तो समझ लो 10 करोड़ का तो मैंने प्लांट मशीनरी इसमें लगा दी। इकतीस मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है कि अगर मैं खर्चे में डाल देता हूँ तो मेरी तो फैक्ट्री चालू नहीं हुई उसके पहले ही 10 लाख का लॉस। क्या लॉस हुआ? क्या करें भाई? तो बोलते हैं खर्चों को कैपिटलाइज करना।
क्या करा जाता है? कैपिटलाइज खर्चों में नहीं डालते, वो उसको काय में डाल देना, असेट में डालना। कब के डालेंगे ये? सर जब प्लान चालू जो स्टार्ट में हुआ अभी मतलब यूज में नहीं आ रहे। उससे कुछ अर्निंग कर रहे पहले हैं। आरओसी के हमने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम छपवा, ये करवाया, वो करवाया, बहुत सारे काम रहते, साल भर इन्हीं कामों में लग जाते हैं। तो इन सालों में जो भी खर्चा होगा, तो जो असेट खरीदी वो तो इन्वेस्टमेंट में चली गई, और इधर अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेंगे ऐसे बिजनेस के? कैपिटल आ जाएगी 10 करोड़ 10 लाख, 10 करोड़ इधर आ जाएंगे, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख के मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस तो तब होगा ना जब बिजनेस चालू होगा, मगर वहाँ पे केवल एक शीट लगा दी जाएगी, उसके ऊपर लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और बीच में लिख दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट बीन मेड बिकॉज बिजनेस इज नॉट बीन स्टार्टेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं बनाया, उसका भी रीजन देते हैं कि बिजनेस चालू नहीं हुआ, और सिंपल सी बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट में क्या आएगा? लायबिलिटी साइड में कैपिटल 10 करोड़ 10 लाख, और असेट साइड में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 10 लाख। अब हमने पेट्रोल डलाया, स्टेशनरी खरीदी, सैलरी दी, ये दिया वो दिया, अब इनको कभी ना कभी तो खर्चे में डालना है ना। खर्चा तो हो ही गया, अब इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालना पड़ेगा। कैसे डालें? नहीं, एक बार तो आ गया, डेबिट हो गया असेट में। हाँ, कब? जब फैक्ट्री स्टार्ट होती है। अब पहले साल मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख एडजस्ट कर दूं? नहीं, फिर वो जो आपने पहले खर्चे किए उसमें ये जो कुछ है ना अंकित जी, ये आपके अंदर से निकल रहा है, और यही अकाउंट के नियम। भाई इन खर्चों का फायदा हमें कब तक मिलेगा? आने वाले साल, कितने सालों तक? जब तक वो एडजस्ट नहीं होगा। बिजनेस कब तक चलेगा? जब तक हम चला सकते हैं। क्यों, बॉस से पूछो ना, आपको तो आइडिया नहीं है। भाई बिजनेस कब तक चलेगा? भाई बॉस से पूछना पड़ेगा, बॉस बोलेगा यार ये 10 साल तक चलेगा। 10 साल बाद मशीनें खत्म हो जाएगी, यहाँ से रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, कुछ भी होगा, तो 10 साल तक तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इन खर्चों को हम क्या करेंगे? 10 साल में एडजस्ट करेंगे। तो अभी तो 10 लाख से डेबिट पड़े, तो हमने 1 लाख से क्या करा? पहले साल प्रॉफिट हुआ, 1 लाख से क्या करा हमने? क्रेडिट काय को क्रेडिट करा? कि वो कम हो जाए। मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे 1 लाख से क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करें? खर्चे में डालना है उधर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, कौन से उसमें डालेंगे? डायरेक्ट डेबिट करेंगे उसको जिसकी स्पेलिंग आप लोगों ने गलत लिखी। रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट भूल गए ना, मैंने बोला था भूल जाओगे आप। जब उपयोग आएगा, जब क्या मेरे को फिर याद दिलाना। तो पहले साल क्या करा हमने? 1 लाख से मिसलिनियस को क्रेडिट कर दिया और रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट को डेबिट कर दिया, तो 1 लाख ना चलेगा, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस बचे कितने? 9। फिर अगले साल क्या करेंगे? 1 लाख से फिर 1 लाख से मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्रेडिट और रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट डेबिट। तो 10 सालों में क्या होगा? अब बॉस ने बोलते नहीं यार 5 साल में करना है इसको, तो 2 लाख से करेंगे। अकाउंटिंग करना एक बहुत सरल काम है। नाम बड़े बड़े रहते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, असेट। और जैसे ही मैंने आपको बोला कि असेट और खर्चा एक साथ कैसे हो सकता है, आप लोग चौंक गए। इतनी देर में क्लियर हो गया? मतलब इतना ही होता है बस।
अकाउंटिंग में जीवन में कोई कठिन शब्द, कोई कठिन काम आपको आएगा ही नहीं, गारंटी दे रहा हूँ। दरअसल सर ये साल के अनुभव के बाद में क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट में कठिन काम होता ही नहीं है। इंदौर शहर में हम किसी भी कोने में चले जाएं भटकते नहीं हैं। छोटे से गांव में भटक जाते हैं, 4 गलियों में गांव में। क्यों भाई, हम तो मास्टर हैं इंदौर के, तो गांव में क्यों भटक जाते हैं? जानकारी नहीं। सही है ना? तो फिर उसका इलाज क्या? जानकारी ले लो। जहाँ 2 राउंड लगे तो वहाँ पूरा समझ में आ जाता है, इधर से इधर, इधर से। तो वैसे अकाउंटिंग में क्या है ना, समझो और क्या है बस। जब भी आपको ये थ्रेट लगे ना, मन में विचार आए कि अकाउंटिंग करना एक कठिन काम है, तो मेरे को याद करो कि अजय सर ने क्या बोला। कोई नया शब्द आ जाए, कोई नया कोई यूज करे, कुछ भी करे, तो बस उसके ऊपर आपको 2 मिनट उसको डिगिंग करना है, 2 मिनट उसको रिसर्च करना है, 2 मिनट उसको 5 मिनट करना है। उसके बाद क्या होगा, अविराज जी, वो भले इनकम टैक्स का काम हो, जीएसटी का हो, काय का भी, ठीक है ना। मतलब इंदौर को भी पूरा समझना कोई बड़ा काम नहीं है, बस इंदौर बड़ा है तो 4 दिन लगेंगे समझने में, गांव है तो 1 घंटे में समझ लेंगे। तो उतना टाइम लगता है अकाउंटिंग में, बाकी कठिन जैसा कुछ भी नहीं। वो शब्दों की वजह से हमें क्या लगता है, अरे क्या मालूम क्या हो, बाकी जरा सा भी कठिन नहीं है। मतलब आपने बीटेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई होगी ना, उसका 3% भी आपने अकाउंट में दे दिया तो आप अकाउंटिंग के मास्टर हो, और देने ही चाहिए, भले आप टेक्निकल कुछ भी हो। भाई एक बिजनेसमैन में सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए? भाई आपको माल बेचना आता है, माल खरीदना आता है, बिजनेस चलाना आता है, तो जीएसटी भरने को नहीं आता है भाई। जीएसटी भरने का काम सीए क्यों करेगा? जब इतनी सारी कठिन चीजें हमने ले ली है, तो ये अकाउंट और फाइनेंस जैसी चीजें क्या है हमारे सामने। अब अकाउंटिंग में क्या हेडेक होता है, इरिटेट होता है, इसलिए कि अरे यार छोड़ो यार, ये बिल्ला जी आप ही कर लो, हमें नहीं। और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा डैमेज होता है। बिजनेसमैन कहाँ पे जाके डैमेज होता है? अगर बिजनेसमैन को अकाउंटिंग या फाइनेंस का आइडिया नहीं है, तो उसको 2 लोग भयानक डोमिनेट करते हैं, एक अकाउंटेंट और एक सीए। फिर वो बिजनेस का हैंडल अपने हाथ में ले, और नहीं ऐसा नहीं करना। और यार अपनी ना बिजनेस सोच रहे हैं कि वहाँ बढ़ा लें अपन, वहाँ कर लें, अरे सर मत करो, अरे सर ऐसा मत करो। मतलब उसकी ऑफिस की दिन भर की सारी गतिविधियाँ हमारी, मतलब कंट्रोलिंग किसके हाथ में चली जाती है? अच्छा, अकाउंटेंट ने मना कर दिया कि सर ऐसा मत करो, इसमें ऐसा हो जाएगा, तो फिर भी बहुत बोले हाँ देख लेंगे, तो चुगली करेंगे, ऐसा करना। फिर सीए का फोन आएगा, अविराज जी क्या करेंगे? फिर आप वहाँ पे भी क्या बोलोगे? मेरे को मालूम है अल्टीमेटली क्या हो। तो अपने को सीधी सी बात है, बिजनेस आगे आगे चलेगा और अकाउंटेंट को उसी की स्पीड से पीछे पीछे चलता है। हम कितना भी गार्बेज निकालते जाएं, बाय प्रोडक्ट्स निकालते जाएं, अकाउंटेंट को संभालना है, उसकी ड्यूटी है। भाई कितना भी हम गलत करें सही करें, जो भी हम गलत कर रहे हैं उसको पूरा वाइट करके तेरा काम है। हम जब तक गलत नहीं करेंगे बिजनेस में कमा नहीं सकते। सारी चीजें सही करने लगो तो बिजनेस में रोड पे आ जाएगा, कानून ही ऐसे बने। तो कहीं ना कहीं उनको हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अकाउंटेंट वही काम का जो सारे ऊंचे नीचे को भी बिल्कुल क्लेम कर दे। हाँ, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट लिखिए। सर ये रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट किसके अंडर जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। अरे स्पेलिंग गलत कहाँ लिखी थी? रिटर्न ऑफ लिखी थी कि सही लिखी थी? RETURN कर दिया था ना, कहाँ करा था देखो ना। इनडायरेक्ट में भी अदर में, इनडायरेक्ट में भी क्या में
अदर में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और उसमें नहीं डालना है, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। एक्सपेंसेस incurred during establishment of business. मतलब बिजनेस जब स्थापित होता है बिजनेस को स्थापित करते समय जो खर्चे हुए, ठीक है, एंड टू बी एडजस्टेड इन लॉन्ग टर्म, ब्रैकेट में ईयर बाय ईयर, विद रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। अभी तो सही लिखी ना, कि पहले काटा फिर सही लिखी, पहले RETURE लिख रहा हूँ, पहले से WRI कर लिया। लाइन वास्ता की 10 लाख रुपए तो डाल दिए उसने, उसने पूछा 10 लाख टाइम लग गया, अब उसमें तो सैकड़ों एंट्री है, क्या करें? सबके अलग लेजर बनाने पड़ेंगे। तो नॉर्मल जैसे होते हैं सैकड़ों लेजर, मतलब 70-80 लेजर बन जाएंगे, इतने इसमें गए, इतने इसमें गए। भाई अकाउंट में क्या होता है, जहाँ एक सरीके ज्यादा हुआ वहाँ क्लासिफिकेशन शुरू। जैसे आप लोगों का ग्रुप चल रहे हैं, उन लोगों के एडवांस चल रहे हैं, तो क्लासीफाई कर दिया ना हमने कि इधर। तो वैसे यहाँ पे भी जब ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो रिपोर्टिंग करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, तो इसमें आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन रेडीमेड मिले हो, तो लिखिए लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, PRE LI MI NERY, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होता है मेरी प्रिलिमिनरी? कॉमर्स हो गया ना। प्रिलिमिनरी उनको याद रहते हैं जिनने हिंदी मीडियम से इंग्लिश में पढ़ा। अब मैं क्या हिंदी मीडियम से था, अब मेरे सामने क्या होता था, जैसे पे इंग्लिश का वर्ड आया तो मैं डिक्शनरी साथ में रखता था, पहले इतनी छोटी और बड़ी वाली करते, और मेरे को ये समझ में आ गया था कि जितना मैंने हिंदी में पढ़ा है तो ये इंग्लिश में जब बोलते हैं ना तो कठिन लगता है। जैसे मेमोरेंडम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम अच्छे से याद था, और उसके बारे में लिख के और 10 में से 8 लेके आता था। अब तो एक बार ये हुआ कि ये पार्षद मतलब मेमोरेंडम देखा मैंने, और मेमोरेंडम देखा तो मैंने क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्या, तो डिक्शनरी की सहायता ली तो उसमें मिल गया पार्षद पूरा, मैंने कहा तो पढ़ा होगा पूरा क्या था? हाँ गुड मॉर्निंग बोलो। यार ये पता करना पड़ेगा, आकाश से आकाश भी लेक्चर लेगा। हाँ वो लेक्चर, मैं भी लेक्चर भी ले रहा हूँ, तुमसे पूछ लो सचिन जी से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है वैधानिक व्यय, बिजनेस को स्थापित करते समय जितने कानूनी खर्चे करें, ROC की फीस और पॉल्यूशन का रजिस्ट्रेशन, नगर निगम गुमास्ता,
जितने भी कानूनी खर्चे करें वो क्या हो जाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कामा लगा के लिखिए प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। बोला जाता ना प्रीलिम्स, प्रीलिम्स यानी कानूनी खर्चे, प्री ऑपरेटिव। ऐसे खर्चे जो बिजनेस को स्थापित करते समय भी होंगे और बाद में भी होंगे, जैसे पेट्रोल, कन्वेंस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो ये फैक्ट्री चालू होने के पहले तो प्री ऑपरेटिव में आ जाएंगे, बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चले जाएंगे, सर्विस चार्ज व्हाटएवर। ऐसे खर्चे जो पहले भी हो रहे हैं और बाद में भी हो रहे हैं। तो फैक्ट्री चालू होने के पहले जितनी इंडिया होगी वो काय में आएगी? प्री ऑपरेटिव। हाँ, मैंने हमारी फैक्ट्री 14 तारीख को चालू हुई थी, तो सैलरी को बांटना पड़ा मेरे को आधे आधे में। जिस दिन फैक्ट्री चालू उसके अब उसमें दी तो सैलरी फैक्ट्री चालू हो गई। अब समझ लो 14 फरवरी को चालू हुई, तो मैंने क्या करा, सैलरी को आधी प्री ऑपरेटिव में डाला और आधी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डाला। ये एंट्रियाँ करी हुई है मेरे हाथ। और इंदौर में मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मतलब मिसलिनियस को पहली बात तो डिफाइन करें, मिसलिनियस में क्या बोलेगा मालूम है? कोई भी छोटे मोटे खर्चे, वही बोलते हैं तो छोटे मोटे खर्चे को कैपिटलाइज क्यों करूँगा भाई? छोटे मोटे खर्चे को मैं चाय पानी के खर्चे को कैपिटलाइज क्यों करूँगा? ठीक है। तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अब ऐसे खर्चे जो वैधानिक व्यय भी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे, जिससे अपनी फैक्ट्री बन रही है। लैंड वो हमने पास में गोडाउन किराए पे लिया सीमेंट रखने के लिए, हमारा गोडाउन बन जाएगा तो ये खर्चा बंद। ऐसे कुछ भी हमने ऐसा छोटा मोटा करवाया जो ना कानूनी वाले में आ रहा है ना आगे प्री ऑपरेटिव में आ रहा है, तो बच्चे कुछ कहाँ डाल दो? एस्टेब्लिशमेंट। और एक और भयानक शब्द लिखवा दूंगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डिफर्ड DEFFURED। बहुत चुन चुन के लाए हमारे लोग अकाउंट्स वाले, नाम सुना है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कहाँ पे सुना हुआ ना? अच्छा, 12th में सामने पढ़ा दिया। मतलब कितना भयंकर लग रहा है मैडम नाम। तो हमारे सीए लोगों ने इतना छाट के लाए ढूंढ ढूंढ के, कि जिसने जीवन में कभी एक बार भी नहीं सुना ऐसे नाम लाते हैं। और ये किसको कंफ्यूज करने के लिए? बिजनेसमैन को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हमारे खुद की बैलेंस शीट वो खुद ही नहीं समझ पाए क्या लिखा हुआ। 100 में से 99 बिजनेसमैन खुद के बिजनेस की बैलेंस शीट को नहीं समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। तो वो इसीलिए कि वो बॉस जो है अकाउंटेंट की और सीए की उंगली पे नाचता है। लगता है सारा जी नहीं, आपके बिजनेस की बैलेंस शीट उठा के देख लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेंट से पूछना ही पड़ेगा ये क्या लिखा है। तो जैसे उसके हाथ में लिखा है क्या लिखा है, वो भी सोचता है अच्छा बैलेंस शीट समझना है, अभी समझाता हूँ। और फिर वो सारे ताले ताले दे देता, चाबी देता ही नहीं है बॉस को। और फिर बॉस आधे घंटे 1 घंटे बाद में क्या करता है? हाँ यार तुम ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर। और कायदे से क्या होना चाहिए भाई? अकाउंटेंट ने प्रॉफिट इनकम टैक्स कम करने के लिए प्रॉफिट कम कर दिया,
उसके 6 महीने बाद हमें नया प्रोजेक्ट लेके आना, उसके लिए चाहिए कैपिटल। अब मालूम पड़ा है कि वो पुराने वाले बेस पे फाइनेंस ही नहीं करी बैंक। अकाउंटेंट को थोड़ी ना मालूम होगा बॉस के मन में क्या चल रहा है। आपको ध्यान रखना है अपने फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अपने को कितनी उसकी कास्टिंग, अपने को कहाँ पे कितना क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो वो गाइडेंस आपको देना है। आप मेरे यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, इसका मतलब क्या दर्शन? सीए और अकाउंटेंट को अपन बताएंगे किसमें क्या आएगा, और ऐसा करने के लिए 1-2 घंटे काफी है। उन्होंने बैलेंस शीट बना दी, 2 घंटे स्टडी करना है, और फिर अपन बताएंगे नहीं नहीं प्रॉफिट कम क्यों ला रहे हो भाई, और ऐसा टैक्स ज्यादा लगे भरेंगे ना भाई। तुम अगर प्रॉफिट कम बताओगे तो मेरे को तो बैंक फाइनेंस ही नहीं करेगी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बिजनेसमैन को ध्यान में रखना पड़ती है, नहीं तो जब जरूरत पड़ती है तो दोनों खड़े हो जाते हैं, सर इस बैलेंस शीट पे तो फाइनेंस ही नहीं होगा, फिर क्या करें? हर गलती पे दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार कर देते हैं। मैंने तो जीएसटी सही भरा था, सीए ने गलत करवा दिया, सीए से पूछो तो आपका अकाउंटेंट गलत। दोनों बाद में साथ में बैठ के चाय पीते हैं उनके आगे। और यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? नहीं पे अपने को केयर करना है कि ये लोगों की लापरवाही से या इनके, हो सकता है वो हमारा अच्छा सोच रहे हो मगर उनके अच्छा करने में हमारा कुछ डैमेज हो रहा हो आगे से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हमें मतलब 3 जने मिलकर बैलेंस शीट बनाएंगे, अकाउंटेंट सीए और हम, ठीक है? तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे आ जाए हम। मारुति ने 2007 में नैनो लॉन्च करी, टाटा ने। आपको कैसे मालूम? खरीदी आपने? उसने एडवर्टाइजमेंट करी थी ना ज़्यादा। सर उसने इतने एडवर्टाइजमेंट करे तो क्या याद है? वैसे एक्सपेंस जो एक बार में हो गया, जो पर मतलब उसका बिजनेस को लाभ स्टार्ट आगे करने आने के वाले पहले सालों तक अपन ये खर्चे करते एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो इसमें ये अलग क्यों? क्योंकि सर ये अपन को एडवर्टाइजमेंट में और इसमें करते ना अपन। लॉन्ग टर्म तो मैडम टाटा मोटर्स ने क्या करा, 2007 में 200 करोड़ रुपए खर्चा करे लॉन्चिंग में, पब्लिसिटी। कैसे खर्चा करे कि सुबह उठा कोई दैनिक भास्कर देखा तो पहले पेज पे बड़ा पेज और टाटा नैनो, पीछे वाले पेज पे भी टीवी देखा तो हर चैनल पे गाड़ियां जा रही है आ रही है टाटा नैनो। फिर बाहर निकला तो होर्डिंग भी जगह जगह लगी। तो टाटा मोटर्स तो पुरानी कंपनी है, तो 200 करोड़ रुपए खर्चा करे होंगे तो लॉस में आ गई होगी वो। उसके लिए आने वाले सर 200 करोड़ एक साल का खर्चा नहीं है उसको बेनिफिट तो आगे आने वाले हमने क्या करा, 200 करोड़ को पहले मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट में डाल दिया, फिर हर साल क्या कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा 20 करोड़ 20 करोड़। बहुत अच्छा लीन हो। बोलो कितना भयानक था ये। नाम क्या रखते हैं इसका? नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ रेवेन्यू वर्ड समझ में आया, डेफर्ड रेवेन्यू। डिफर्ड डिफर्ड यानी धीरे धीरे वाले। मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे लॉन्ग टर्म में डिफर्ड यानी धीरे धीरे बोलते हैं डिफर्ड इनकम, यानी कई सालों में होगी। हो गया क्लियर? तो पहले वाले तीनों और इसमें क्या डिफरेंस? सर पहले वाले में कानूनी है, दूसरे वाले में पहला जो सर रजिस्ट्रेशन। पहले वाला बिजनेस को स्थापित करते समय और ये चलते समय में लंबे खर्चे, चलते बिजनेस के लंबे खर्चे। तो एक नया ग्रुप बनाया था 32 के बाद 2013 में, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसलिए तुमको बढ़ाया गया। बाद में फिर क्या लगा, क्या डिफर्ड और मिसलिनियस एक जैसे तो है, अलग से क्यों बनाओ, तो डिफर्ड को भी उठा के काय में डाल दिया, मिसलिनियस में डाल दिया।
अब इसका फायदा हम कहाँ लेते थे? भाई किसी कंपनी का लॉस आ रहा है या प्रॉफिट कम आ रहा है, बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता था, ला तेरे एडवर्टाइजमेंट के कितने खर्चा हुए, नॉर्मल कोर्स में उसने साल के 10-12 लाख खर्चा करे, मैंने सारे उठा के कहाँ में डाल दिए, लिबर्टी मनी में डाल दिए, ये 10 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया। जादू हो जाएगा ना एक सेकंड में। अच्छा वो भले ही हर महीने खर्चा कर रहा है इसी साल के, मगर मैंने डाल दिया कि साहब इसका तुमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, तो कौन चैलेंज करेगा? भाई मैं एडवर्टाइजमेंट में कर रहा हूँ साहब, आप तो हर महीने एड देते हो। हाँ सर, एडवर्टाइजमेंट इसीलिए देते हैं कि आने वाले 10 साल तक लोग याद रखें होंगे, या मैं इस साल में खर्चे में ही डाल देता हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है? और दूसरा, मेरे को हर साल एडजस्ट करना है, तो मैं 1-1 लाख एडजस्ट करने के बजाय इस साल प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, मैंने 3 लाख एडजस्ट कर लिए, क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो मेरे हाथ में है ना। जैसे मेरे को हर साल मैनेजमेंट ने बोला 10 साल में होगा, अब मैंने मैनेजमेंट के पास गया कि सर इस साल प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो इस साल 4 लाख एडजस्ट कर ले, तो करो, खर्चा तो हो ही गया। और गवर्नमेंट को क्या तकलीफ इसमें? भाई गवर्नमेंट को अगर मैं पहले साल ही ले लेता तो 1 रुपये इनकम टैक्स नहीं मिलता, मैं तो धीरे धीरे ले रहा हूँ हर साल, तो टैक्स मेरा बन रहा है ना। तो इस टाइप के आइडियाज से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को एकदम डायनामिकली बूस्टअप भी कर सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। कि अपने को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो खर्चों को क्या करो, कैपिटलाइज करो, और प्रॉफिट घटाना है तो जो कैपिटलाइज करें उनको इधर खर्चे में डाल के एडजस्ट करो। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट। इनको सेट ऑफ करना तो जरूरी रहता है ना। सेटअप तो फिर वही खर्चे तो हो ही गए ना, पेट्रोल डल गया गाड़ी में, जेब से पैसा गया, अब वो तो हम हमारे हिसाब से उसको चलाना है। पहले सेट में डालो तो एक्सपेंसेस आते ये आपको तो एक आइडिया मिल गया, आप कहीं कोई नई फैक्ट्री डालेगी उसकी अकाउंटिंग भी तो आना चाहिए आपको, कहाँ डालेंगे? ये तो जाते सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डाल देगा, मालूम पड़ा पहले साल ही लॉस आ गया, फैक्ट्री चालू नहीं हुई लॉस आ गया। इनको तो सभी टाइप की अकाउंटिंग इसी करते हैं। और आप लोगों ने कभी बोल दिया ना अकाउंटेंट को नई फैक्ट्री डाल दी है, और आप लोगों ने बोल दिया कि भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो डालेगा काहे में? नहीं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी डालेगा, नहीं फैक्ट्री की भी, क्योंकि पेट्रोल एक्सपेंसेस उसको एक ही चीज पड़ी है उसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर वो अकाउंटेंट बना तो उसको तो मालूम होगा ना, तो उससे ज़्यादा सही थे। ये थोड़ी ना मालूम है, तो वो इनडायरेक्ट में डालते सारे। मालूम है जिसने करा है ये काम। जो मैं आपको दे रहा हूँ ना 10 मिनट 15 मिनट में 10-10 साल लगे सीखने में, ये आपको रेडीमेड मिल रहा है। ये आप लोग आए थे डेली सीखने, साथ में अकाउंट का मास्टर भी बना रहा हूँ, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से। क्यों दर्शक, अब क्लियर हो गया होगा कि भैया हमने यहाँ का को प्रेशर लगाया, ये तो डेली तो कहीं पे भी हो रहा है, वो भी नहीं होती, भी हो रहा है, नहीं होती वो भी। यहाँ क्या फर्क है? टेली भी अच्छे से हो रहा है और लेक्चर भी मिल रहा है। मेन तो यही है, टेली तो सॉफ्टवेयर टेली तो टूल है, हमको मैथ्स नहीं आता तो कैलकुलेटर का क्या कर लेगा? अरे मैथ्स नहीं आता तो कैलकुलेटर क्या कर लेगा? तो अकाउंटिंग नहीं आती तो टेली क्या कर लेगा? और अकाउंटिंग ही नहीं, मैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है उसकी आपको प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हो आप। अब आपको क्या रहेगा, ध्यान तो रहेगा ही ना सारे लेक्चर कि यार यहाँ पे ऐसा होता है। अब थोड़ा अकाउंटेंट और सीए का रोल भी समझ में आ गया, तो हमारे माइंड में ब्लॉक तो बन गया कि दे कैन नॉट डोमिनेट अस। और वो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डोमिनेट करेंगे। अगला ग्रुप, हाँ काम करें, अच्छा इसीलिए नहीं आते
काम करा इसलिए प्रोविजन के बारे में नहीं पता। ये प्रोविजन का मैडम बीटेक में पढ़ाते हैं प्रोविजन वगैरह? कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं प्रोविजन? कॉमर्स। कॉमर्स में पढ़ाते हैं? बताओ आपसे नहीं पता नहीं है बट सुना है। गाँव वालों को तो इतनी धज्जियाँ उड़ जाती है मेरी क्लास में, बेचारे शर्मिंदा ही होते रहते हैं, सच छोड़ते ही नहीं हम। अच्छा मैडम आपको पर क्या उसको लगा? बेनिफिट भी ना सर 11th के बाद ये कोर्स कर रहा है 12th तो टॉप करेगा ये तो कर लेगा मगर जिनका कंप्लीट हो गया अब वो बिजनेस अच्छा कर रही है। आप कंपेयर करो। शुरू में आपको लग रहा था मेरा बीटेक है, मेरे को तो कुछ आएगा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है जो सब डिग्री ले लेकर बैठे हुए हैं, इनको कुछ आता है क्या? नाम की वजह। अच्छा मुझे कैसे मालूम कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता? क्योंकि आपने भी वही पढ़ा है। वही बड़ा है भाई, मेरे को भी मालूम है ना कि हमने कैसे करा और क्या आता है हमको। तो इतना सारा जब बाद में मुझे झटके लगे कि यार ये तो ऐसा होता है और वहाँ ऐसा पढ़ा है। मैं थोड़ा पढ़ने में मेरे को भी क्या 70, 60, 65% आते थे, तो भी झटके लगे मुझे कि यार ये तो बिल्कुल अलग तरीके की चीज़। तो वैसे मैं भी देता हूँ इनको। अब ये अलग बात है कि ये वहाँ पे नुकसान हो के मालूम पड़ेगा और यहाँ से क्या होगा सारा सीधे पहले ही पता पड़ जाएगा, पहले ही क्या मालूम पड़ करना है। जाएगा। यहाँ से रेडीमेड रेसिपी तैयार हो गई कि मेरे को एक पिक्चर तो बनी आती है ना, मुझे कहाँ ध्यान देना, हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है, देखना है। देखना ये है तो जो चल बना रहा के है लिया उसको proper। मैं उसको देखूंगा फिर उसमें मेरे को लगेगा उसके हिसाब से चेंज कर। ये कैपेसिटी होना चाहिए। हमें गाड़ी चलाना नहीं है, देखना है कैसे चल रही है। चलना चाहिए। गाड़ी सही चल रही है कि कैसे नहीं वो चल हम रही है बताएंगे। कोई भी ड्राइवर आ जाए, जितना भी मास्टर बोले, हम बताएंगे गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे ओवरटेक करेगी, कितनी स्पीड में चलेगी। ड्राइवर कभी तो क्या करता है 60-70 में चलाता रहता है, बोलना पड़ता है भैया क्या कर रहा है, और कभी 125, 130 तो जल्दी नहीं है। तो ड्राइवर भी अपने कंट्रोल में रहता है, वैसे ही क्या अकाउंटेंट अकाउंट और पे अगर आपने को नॉलेज CA है तो आप सुनेंगे। प्रोविजन कौन बता रहा है भाई? रास्ता पढ़ा है बट क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक नहीं हो रहा है। दीपक जी कहीं इंटरव्यू देने जाओ वहाँ पे भी ऐसे ही बोलते हैं। पढ़ा था मेरे याद नहीं आ रहा। डेटर्स वगैरह तो फिर जो बैटलेट्स हो जाते हैं उसके लिए बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैटलेट्स। प्रोविजन फॉर बैटलेट्स है ना, इतना याद रहता है और आप मानोगे नहीं, इतने साल के करियर में मैंने एंट्री नहीं देखी प्रोविजन फॉर बैटलेट्स। आउटस्टैंडिंग जो एंट्री होने आई वाला थी। रहता और सर है वो बुक में तो इतनी provision वेटेड्स आती है कि हर क्वेश्चन में वेटेड। अरे बैटलेट्स इतनी है ना, मेरे को इतना इरिटेट होता है। नहीं मेरे 11th के हर क्वेश्चन में वेटेड है ही सही, हर एंट्री में है अब मैंने जीवन में बैठ यार। जनरल में और इसमें। नहीं डाली मैंने जीवन में इनमें में से। सर जो होने वाला रहता है अब एक बात बताओ, मैंने बेड से ही आ जाते हैं आप लोगों को। मैंने देखा है मेरे कंपनी में 10 लाख का प्रॉफिट आया, तो मैंने क्या करा 8 लाख का बिल मेरे भाई की कंपनी के नाम से बना दिया और मैंने बोल दिया अरे साहब ये तो दे नहीं गया, मैं क्या करूं। बेड में 8 लाख डाल के प्रॉफिट कर दिया 2 लाख, चलेगा नहीं? जो पैसे नहीं दे वो बेड डेप्स। जो पैसे नहीं दे वो कौन? बेड डेप्ट। और बेड डेप्स कहाँ जाएगा? खर्चे में। तो ये तो बढ़िया काम हो गया, हर आदमी अपने भाई के नाम से बिल बनाएगा, 8-10 लाख का जितना प्रॉफिट आ रहा है, अरे साहब ये नहीं ला रहा भाई, इसको मार तो नहीं सकता। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को बिल करेगा 500 करोड़ 1000 करोड़ का, अरे साहब दे नहीं रहा, डाल दे बेटे। और ऐसे तो गवर्नमेंट रोड पे आ जाएगी। अब डाल के दिखाओ बेटे, कैसे डालो? जितना पढ़ाते हैं ना हमको भी काम में बेटे हर पन्ने पे 2-4 पन्ने बाद बेटे आते हैं और मेरे को कभी यूज में ही है। कैसे डालेंगे दर्शन के?
अगर गवर्नमेंट ऐसे डालने देगी एंट्री जो हमने पढ़ी है तो गवर्नमेंट का क्या होगा? रोड पे तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अच्छा बिल्डर से, अच्छा इसके ऊपर आपने केस करा, आपने लेने के प्रयास करे, इससे कोर्ट में केस चल रहा है क्या? उसके कागज लगाओ तो मानूंगा। हाँ सर, ये लीगली डालना पड़ता है तो या बेड डेब्ट क्लेम तो कर केस सकते करो हो। भाई पे। हाँ मतलब जिस भी पार्टी का आप बेड तो डेब्ट हमें क्लेम करते तो हो विकाम उसकी में रिपोर्ट कहीं होगी। नहीं, तो विकाम में कहीं पढ़ा है कि जब तक कोर्ट केस नहीं हुआ जब तक बेड डेब्ट नहीं डलेंगे? वहाँ तो कैसे डलवा देते हैं? सीधे बैठ के सीधे बेड डेब्ट में इतने डूबे डाल दो। माइनस करके नया डेटल ला दो। तो इतना सिंपल नहीं है, सारे अप्रूवल लगाने पड़ते हो। फिर कोर्ट ने डिक्लेयर करेगी कि हाँ भाई ये गरीब आदमी दे नहीं पा रहा है आपके पैसे, तो कोर्ट का जजमेंट लगाना पड़ेगा कि ये बेड तो सर ये केस तो चलता रहता है लंबे टाइम तक। तो उसके बाद इसीलिए तो प्रोविजन कर रहे हैं। प्रोविजन में एंट्री होगी ना तब तक। अब जब तक प्रोविजन में डालते रहे। मगर केस लंबा चले तो वो अपने कागजों में प्रूवन होगा तो ही माना जाएगा। और मेरे पास तो बेड डेब्ट हुए भी मेरे कैरियर में। जैसे एक पार्टी देवास की थी, उनने 3 लाख रुपए दिए नहीं और देवास मतलब गाड़ियाँ दी थी उसको, उसने बेच भी दी और लोगों से पैसे भी ले लिए और हमारे शोरूम पे नहीं पहुँचे। 3 लाख लेके भाग गया वो। अब 3 लाख के लिए क्या हुआ, क्या करें? तो हमारे बॉस ने कोई दादा पहलवान पहुँचाया और सब कर लिया। फिर मालूम पड़ा कि वो तो पूरे उसके बीवी बच्चे छोड़ गया, घर बिक गया और वो खुद रोड पे है, भागा फिर रहा है। मैंने बोला सर वो 3 लाख रुपये, अरे यार केस करके क्या करेंगे, और वकील को पैसे देना पड़ेगा, वसूल करने में 25-50 हज़ार लग जाएंगे, उसके ने ही नहीं तो कहाँ से देगा। अब 3 लाख रुपए डूब तो गए, बेड डेब्ट में डाल देंगे तो क्या होगा? अगर प्रूफ नहीं है तो इनकम टैक्स ऑफिसर बेड डेब्ट पहले देखता है बैलेंस शीट में कि बेड डेब्ट डाला तो नहीं है, और डाला है तो प्रूफ नहीं है तो प्रॉफिट में वापस 3 लाख जोड़ देगा। क्या करेगा वो? जोड़ देगा प्रॉफिट में। भाई बेड डेब्ट डालने से खर्चा बढ़ा लिया, प्रॉफिट कम हो गया, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी? वापस प्रॉफिट में वापस प्रॉफिट में डाल के तो प्रूव करो आप। अब क्या करें फिर इसका इलाज? इसका इलाज ये करा कि जो गाड़ी हमारे यहाँ से बिकती थी ना, तो 10 गाड़ी का कमीशन 10,000 दिया, मतलब उसकी तरफ से उसके खाते में 10-20 हज़ार करके क्रेडिट करता गया, 3 लाख को जीरो कर दिया। ये पैसे आ गए। तो बेड डेब्ट डालने के मौके ही नहीं मिलते हमने। कभी कभार कोई बेड डेब्ट डालना है 2-4-10 हज़ार का तो अलाउ कर देता है आईटी, फिर भी वो हाईलाइट तो हो ही जाएगा उसके साथ। बैलेंस शीट में जैसे ही हमने डाला बेड डेब्ट, लाल निशान में आ जाती बैलेंस शीट। इनकम टैक्स का अधिकारी जो बेड डेब्ट वाली बैलेंस शीट है उनको क्या करता है? पहले देखते हैं। कि इनको तो बुलाना ही है। तो एक तो पैसे भी डूब गए, वकील की फीस भी लग गई और आईटीओ भी बुलाएगा, तो क्या करो सारा? दूसरे तरीके से उसको करते रहो। तो होते हुए भी बेड डेब्ट ओरिजिनल होते हुए भी क्या करना पड़ता है अंकित जी? और वाकई में अगर केस लगा दिया तो फिर उस खाते को खड़ा रखना ही है, और उसको भी बेड डेब्ट में नहीं डालता, उसको खड़े ही रखना पड़ता है। प्रोविजन में ही खड़ा रहेगा जब नहीं, तक। प्रोविजन में भी नहीं डालते उसको। वो जैसा है उसका क्रेडिट डेटर है तो डेटर को खड़े ही रखना है, उसको प्रोविजन में भी नहीं डालना। ये बेड डेब्ट वगैरह बैंकें करती, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए बोलते हैं ना जिसको, हाँ। वो एनपीए में डालते हैं, मट्टे खाते हैं, फिर केसेस चलते रहेंगे पार्टियों में। बाकी बेड डेब्ट डालना मतलब मैंने तो नहीं डाला आज तक, बार मौके मिले, मगर हर बार क्या होता था, रहने दो यार से, क्योंकि उसको प्रूव करना मुश्किल। आगे बढ़े बेड डेब्ट से, मतलब हमारे कॉमर्स में क्या हो गया, जो जीवन में काम में नहीं आएंगे उनको है ना बिल्कुल हाईलाइट कर दिया, चमकीला एकदम हेलोजन जैसा बेड डेब्ट हर विकाम वाला। एक तो फिक्स एसेट के बारे में नॉलेज देता है, दूसरा बेड डेब्ट। बेड डेब्ट। इंटरव्यू में भी बेड डेब्ट का पूछते हैं।
काम तो वो आप ये जवाब दे देना जो मैंने बताया, वो गिर जाएगा नीचे टेबल में। सर नॉर्मल में क्या देते फिर, मतलब नॉर्मल बेड डेप्स में? नहीं, अगर वाकई में हमने केस करा है तो फिर उसको तो खड़े रखो। बेड डेप्स वगैरह जब डालते थे कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि ये नहीं दे पाएगा, अदरवाइज तो मेंशन ही नहीं करते ना उसमें, बस फिर हम एंटिटी कागज खड़ा है बनाएंगे तो खड़ा कोर्ट का है। ऑर्डर और वाउचर पास कर देंगे कि इससे नहीं आएंगे। तो फिर वो लॉस चाहिए। हाँ, मतलब फिर हाइट वाले को मानना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर है भाई कि हमारे 4 लाख रुपए इसलिए नहीं है, तो हाइट वाला नहीं मानेगा। मतलब अगर आगे से आता है तो करना, अदरवाइज तो जैसे आप अगर आपने कोर्ट में केस लगाया है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। बेड डेप्स भूल जाओ, प्रैक्टिकली भूल जाओ। एग्जाम के काम का है और बेड डेप्स के कोई इंटरव्यू में ऐसे पूछता नहीं है। अच्छा सर मेरे से इसीलिए तो मैं अब तो हो जाएगा ना। अब ये बताना, बोला सर बेड डेप्स सेक्शन में डालना मुश्किल काम। बेड डेप्स की एंट्री में कुछ नहीं है, डेटर अकाउंट क्रेडिट और बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, और बेड डेप्स जो है वो क्या में जाएगा, इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में भी क्या में, अदर में। मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि मैं डलवाता ही नहीं। तो ये एडवांस वाला नॉलेज हो गया। जहाँ आपने बोला सर वो बेड डेप्स की एंट्री तो डलेगी मगर उसके लिए लीगल प्रूफ चाहिए, तो फिर वो सिलेक्ट करेगा आपको ज़्यादा आइडिया। चलिए, तो प्रोविजन पे जाए, तो प्रोविजन के बारे में थोड़ा होमवर्क करके आए। नहीं तो आप एक काम करो ना, आप जाओ अलग से पढ़िए। आप लोग रुक रहे हो कि जा रहे हैं? हाँ, आपका हो गया। आपको जाना है तो जा सकते हैं, रुकना है तो रुक सकते हैं, आपको जाना ही है। चलो फिर कल होमवर्क करके आओ जिसका नहीं हुआ। आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का